सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर जारी एकाग्र की इस नई कड़ी में हमारे साथ बनी हुई हैं बाल कीर्ति जी। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, बाल कीर्ति साहित्य सृजन के साथ जुड़ी हुई हैं, कविताएं लिखती हैं और तमाम साहित्यिक कार्यक्रमों में, कला कार्यक्रमों में इनका आना जाना होता है। इसके अतिरिक्त इनकी कविताओं को लोग पसंद कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो उल्लेखनीय है वह यह कि लगभग अपने समय के अधिक से अधिक हिस्सों में ये पुस्तकों और लेखकों के साथ बनी होती है। एक गंभीर पाठक हैं रचनाकार के साथ साथ। प्रयाग शुक्ल जी की रचनाओं से गुजरते हुए इन्होंने क्या अनुभव किए, इनके मानस पर उन कृतियों का कैसा प्रभाव पड़ा, आज इस पर एक बात करेंगे। बाल कीर्ति जी, आपका हार्दिक स्वागत। और प्रयाग शुक्ल जी की रचनाओं को लेकर आप किस तरह सोचती हैं, इसके बारे में हमें बताएं जी। रात के पेड़ के पास टूटी नींद का घड़ा है। शब्दों में वे कितने धीमे से झिलमिल हैं। उनकी आंख अंदर की तरफ भी खुली हुई है। सांसों के शोर से घिरी चुप्पी की परतों, अध सोई नीम ख्वाबीदा सी सरगोशियों, नामालूम सी कसक, मीठी सी ऊब, धुंधले से अक्स, तसव्वुर में कौंध की चिंदियों, उखड़ी उखड़ी नींद, सबको बांध बूंद के तैयार है उनकी गठरी। वे दिखाते हैं हमें हमारे देखने पर ही कैसे हौले हौले जमने लगती है काई। किस तरह हर क्षण में होती है फुलार से भरती सी सुंदरता जो ठिठकाकर चकमा दे जाती है। वे चहलकदमी करते, मंडराते, झूलते, सौंदर्य के आग छिड़कते तीरों को नजर की तरकश में भर लेने वाले दीदाए बेदार हैं। उनकी आंख सोने वाली आंख नहीं है। रात गए जब तारे भी कुछ बेमानी से लगते हैं। रात गए जब तारे भी कुछ बेमानी से लगते हैं। एक दबिस्ता खुलता है उन आंखों की तफसीरों का। प्रयाग जी को किस तरह से पढ़ा जाए या वे क्या कहते हैं, जिस पर गौर किया जाना जरूरी है, इस पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। उन्हें बिंदुवार आपके सामने रखते हुए उन पर बात करूंगी। पहला बिंदु जो मैंने अलगाया है, अलगाकर अपने पास नोट किया है। एक क्षण में बनते बनते ही मिटते जाने वाले सौंदर्य को चिन्हना, यानी एवर चेंजिंग ब्यूटी को फील करना। जैसे गोधूली की बेला है, गाय धूल उड़ाती आ रही है, तो वहां धूल का एक अस्थायी पर्दा बनता है और उस डस्ट स्क्रीन पर दृश्यों को फिर नई तरह से पढ़ना होगा। कफे ख्याल पे अक्स नशात रंग तेरा नहीं बनाने का यादा मगर बनाते हैं। यानी ख्याल की हथेली पर रंग की खुशी का साया बनाने की कुव्वत तो नहीं है। ये इतनी बारीक चीज है, फिर भी इसे बनाने की हिम्मत करते हैं। दूसरा, जो भी एक समय में गढ़ा गया है, बुना गया है या रंगों में उकेरा गया है, उसकी सभी रूप छायाओं को चिन्हना, यानी देखने से रूप की एकाधिक छायाओं पर, उसकी निर्मिति के एकाधिक निमित्तों पर डाइवर्ज करना और फिर छायाओं से रूप पर वापस कन्वर्ज करना। प्रयाग जी की पंक्तियां हैं। एक बुनी हुई कुर्सी की छाया के देखो सभी रूप, पहचानूं बढ़ई के औजारों के साथ साथ चेहरा भी उसका। मुझे आज भी याद है कि एक पेंटिंग में प्रयाग जी ने कहा था, इसमें क्या दिखता है?
और मैंने कहा था कुर्सी। उन्होंने कहा सिर्फ कुर्सी दिखती है तुम्हें। तब उन्होंने कहा था कुर्सी पर किसी के बैठे रहने की छाया भी तो है, जो उठकर चला गया है। और तब लगा था कि हाँ, सचमुच होने न होने की छायाएं भी तो होती हैं जो छूट जाती हैं। ये मौज मौज बनी किसकी शक्ल सितादश, ये कौन डूब के भी लहर लहर फैल गया। तीसरा बिंदु, प्रयाग जी साधारण में असाधारण सौंदर्य को पकड़ना हमें सिखाते हैं। एक सीधी आत्मकथा से रहित दिल के भी अपने अचरज है, और फिर उस दिन में हमारा होना भी जैसे एक अचरज है। हरी बेंच कविता, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही सुंदर कविता, मेरी बहुत फेवरेट। हरी बेंच कविता में बेंच के रंग बदल रहे हैं, उसके हाव भाव बदल रहे हैं समय से। दिन की धूप में अलग है और रात के अंधेरे में अलग। रंग बदल रहे हैं याद करने से, भूलने से, लौटने से, पास आने से, दूर जाने से। इट्स मैजिक। और ये एक रहस्य की तरह हम पे खुलता है। ऐसे लगता है जैसे चीजों पर कई कई परतें हैं, जो कभी छीज कर रुई रुई हो जाती हैं, तो कभी घनी होकर कुछ से कुछ होने लगती हैं। पर यह सौंदर्य कभी टिका नहीं रहता, फिर ओझल होता रहता है। रमजगर भी गया, रमजदा भी गए, रमजगर भी गया, रमजदा भी गया, हुस्न के साथ हुस्न बयां भी गया। प्रयाग जी के साथ मुझे ये भी लगता है कि यूं भी मंजर को नया करता हूं मैं, यूं भी मंजर को नया करता हूं मैं, कि देखता हूं उसको हैरानी के साथ। और प्रयाग जी के पास वो हैरानी है जो ला हासिल से तस्वीरों से एक बेनक्शा शहर बनाते हैं। वो सबसे सुंदर ख्वाब की सबसे मुश्किल ताबीर होती है। प्रयाग जी के बारे में अद्भुत है कि वे शब्द के भीतर उतर भी सकते हैं और उसके आंगन में दूर तक फिर भी सकते हैं। उनकी कहानी, जन्म कहानी बहुत सुंदर कहानी है। उनकी कहानी जन्म में पैराम्बुलेटर शब्द कभी अतीत की एक सड़क की तरह हो जाता है जिस पर माँ चल रही है, कभी स्मृतियों की सुहानी सी छतरी की तरह खुलता है, कभी स्वप्न की यात्रा की तरह उसमें अनदेखे पड़ाव होते हैं। उसमें चाहे तो कितनी ही गुजरी हुई चीजें रख दी गई हैं, उसे धीरे धीरे धकेला जा रहा है, या वो हमें धीरे धीरे अपने में लिए जा रही है। इस पैराम्बुलेटर में झुक कर देखने से धुंधला अंतराल दिखता है, लेकिन उसके पहिए स्वाइवल व्हील्स की तरह अपने सांचे में 360 डिग्री घूमकर अतीत, वर्तमान, निकट और दूर भविष्य किसी भी दिशा में गतिशील होने को सुगम बना रहे हैं। काई कहानी बहुत बड़ी कहानी है। काई कहानी में वे बिना उपदेशात्मक हुए एक झाड़ू से, हल्के अंधेरे से, हरी काली काई से वर्षों वर्ष झाड़ू लगा रही मेहरी के खोए हुए दिनों को एक गहरे खुरचते से भाव बोध की तरह कथा प्रवाह के बीच से उभारते हैं। आज याद आई, हाँ, काई साफ करते हुए ही उसके जीवन का बहुत सा हिस्सा बीता हो। यानी काई हर उस जगह है जहां कुछ रुका हुआ है, जहां सड़ांध है, जहां कुछ भुलाया हुआ सा, कुछ फेंके हुए को लिए दिए पड़ा हुआ है। सड़क सड़क का दोस्त बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, क्योंकि सड़क के उस पार का फुटपाथिया संसार, सड़क के इस पार पहिए वाली कुर्सी पर बैठे रहने वाले लड़के की गतिज ऊर्जा है। जैसे उसकी रेंगती घिसटती गतिहीन सी जिंदगी में हलचल का बाइस्कोप, जिससे आंख सटाए वह कुछ चमकीले लम्हे चुरा लेता है। एकाएक उस फुटपाथिया संसार पर बुलडोजर चला के जैसे किसी ने उसकी अंतिम बैसाखी या आखिरी सहारा ही छीन लिया है। लेकिन वह कहीं निरीह नहीं होता। ये कहानी में देखने की बहुत ही खूबसूरत बात है कि वहां कहीं भी हमें वो निरीह नहीं लगता, लेकिन वे कहीं निरीह निरीह नहीं होता। उसमें सक पकाता सा करुण सौंदर्य है, मानो कि जिन दुआओं के हाथों पर आसमां खड़ा था पीछे खींच लिए गए हों। आसमां पहले नहीं था बेसुतूं, आसमां पहले नहीं था बेसुतूं, लेकिन अब दस्ते दुआ ही शल हो गया।
प्रयाग सर अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। कहने को तो उन पे गठरी है, लेकिन माजरा यह है कि कोई गठरी तो नहीं है कि उठाकर चल दूं। शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है कि शहर का शहर ऐसे लग रहा है जैसे शहर का शहर ही उनके लिए सफर का सामान हो। उनकी गठरी में सब कुछ है, बहुत कुछ है। मेरे लिए तो बहुत कुछ रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर अतीत के रोमान के जीवन में लौटने की कहानी है। अतीत के पेड़ से झरती हुई पत्तियां वर्तमान की खुशबू भीगे रुमाल और चाबी पर आकर बैठ गई हैं। आकर बैठ गई। सी द ब्यूटी। ये आकर बैठ जाना कितना सम्मोहक है। इस पे गौर करें तो इन पर गौर करना पड़ता है। उन्हें पढ़कर पढ़ते हुए के बीच रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। रुमाल में लिपटी हुई चाबी को इधर उधर खिसकाना मानो वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में आवाजाही है। वर्तमान में अतीत के लिए जगह बनाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे गए मोर को होटल के लाउंज में उसी तरह देखने पहचानने, बिल्कुल उसी तरह। और बिल्कुल उसी मोर को, मोर का मेरे जीवन में भी बहुत गहरा गहरा संबंध है। तो मोर जो है, उनका जो मोर है, उसने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। इतना खूबसूरत मोर है। और जब हम लोधी रोड की तरफ जाते हैं के बिरला लेन पर, वहां का जो मोर है मेरा परम प्रिय मोर है। तो दैट्स वाई मैं इस और उस मोर से भी कहीं ना कहीं मेरा अतीत भी जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे गए मोर को होटल के लॉन्च में उसी तरह देखने पहचानने, बिल्कुल उसी तरह और बिल्कुल उसी मोर को स्मृतियों के पहले पंख फैलाए अतीत के यथार्थ में अपसरित हो जाने की कामना है। मोर के पंखों की तरह ही अतीत की विविध छवियों का अर्धचंद्राकार खुलना, उभरना और तिरोहित हो जाना मैजिकल और मंत्र मुग्ध करता है। पर कोई एक रेखा तो है जो खिंची थी। ये वही रेखा है, ये वही नॉस्टैल्जिया है, बहुत ब्यूटीफुल है और उसे केवल महसूस किया जा सकता है। प्रयाग जी की नजर एक बादल की तरह आहिस्ता से तमाम सौंदर्य पर से गुजरती है, बिना सम्मोहित हुए। क्योंकि जब हम सम्मोहित हो जाते हैं तो हम शायद कुछ कह सुन नहीं पाते, वो उसमें दर्ज करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वो उससे पूरी तरीके से, मतलब उसको अपने में वो खाली नहीं कर देते, वहां पर वो बने रहते हैं। सम्मोहित होने के बीच बीच भी वो उसको दर्ज करते हैं। प्रयाग जी की नजर एक बादल की तरह आहिस्ता से तमाम सौंदर्य पर से गुजरती है, बिना सम्मोहित हुए। वे किसी घटना में छिपे हुए रहस्य के मोती तक पहुंचने के लिए धीरज से इंतजार करते, हमें इंतजार करना सिखाते। दहर खोलेंगी अपने सीपियां आहिस्ता आहिस्ता, दहर खोलेंगी अपनी सीपियां आहिस्ता आहिस्ता, गुजर दरिया से अब्रे रवा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे छायाएं कहानी में अलाव की दहक से चेहरे में आने जाने वाली आग की छायाओं की तरह आसरे को बड़कऊ के चेहरे में माँ की सुनाई कहानी की छायाएं ही अक्सर होती लगती हैं। धोखे की छायाएं, उनके पिता के साथ उनके भाइयों द्वारा किया गया धोखा, वैसा ही धोखा बड़कऊ भी देंगे। आसरे का यह वहम बहुत खूबसूरती से उसके चेहरे पर आग की छाया, आग की छाया में मुझे पूनम दीदी भी बहुत याद आती है। आग की छाया पर जो उन्होंने लिखा है वो बहुत खूबसूरत है। वैसा ही धोखा बड़कऊ भी देंगे। आसरे का यह वहम बहुत खूबसूरती से उसके चेहरे पर आग की छाया की तरह लहराता है और वह छाया निरअपराध बड़कऊ को बेचैन कर देती है। मानो आग की छायाएं बारी बारी से चेहरा बदल रही है। छाया जो बनती मिट्टी से खुद एक धोखा है, कभी आसरे, कभी बड़कऊ, कभी ननकऊ के चेहरों पर सरसराती है। और वो बार बार से वो जो शिफ्टिंग है छायाओं की, वो दैट इज मैजिकल, वो बहुत खूबसूरत लगती है। और वही कहानी का जादू है। दो लड़के कहानी, वहां एक बक्सा है, जैसे यहाँ छाया है वहां एक बक्सा है। दो लड़के कहानी इतनी खूबसूरती से कल्पना और यथार्थ के बीच एक बक्सा रख देती है। कुछ है इसमें। दो लड़कों का बक्सा खुलने को है। उसके खुलने न खुलने से पहले ही विपिन और निखिल की अटकलें चालू हैं। यहाँ कहानी अटकल के बादल के पीछे से पंख खोलती है। बक्से में छोटे लड़के का प्रेम है, निखिल शर्त लगाता है। फिर अटकल अधिक रोमानी होने लगती है। अटकल को भी तो आगे 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 और ब्यूटीफुल और मैजिकल और सनसनीखेज
होना भी बाकी है। फिर अटकल अधिक रोमानी होने लगती है, कुछ अधिक स्वप्नशील, कि उसमें एक साड़ी है उसी प्रेम के लिए। बक्से से सारा सामान निकलता आ रहा है, शीशे, कंघी, तेल, कपड़े, न जाने क्या क्या, पर साड़ी ही नहीं निकल रही। इस पर निखिल कहता है, साड़ी तो जरूर खरीदेगा वह, खरीदते ही है सब, यानी कि जो प्रेम में होते हैं, पर ऐसे में पैसे कहाँ रहते हैं। ये बादलों में सितारे उभरते जाते हैं, ये बादलों में सितारे उभरते जाते हैं, कि आसमां को परिंदे कतरते जाते हैं। ये बादलों में सितारे उभरते जाते हैं कि आसमां को परिंदे कतरते जाते हैं। दरअसल ये बक्स तो एक पिटारा है, जिसमें अधूरे स्वप्न, अपूर्ण प्रेम, उद्दाम इच्छाएं रख दिए जाते हैं। यहाँ प्रेम लगभग बक्से के रहस्य पर आरोपित है। ये वाहिमे भी अजब बामोदर बनाते हैं, ये वाहिमे भी अजब बामोदर बनाते हैं, हवा की शाख पे खुशबू का घर बनाते हैं। क्योंकि इन्हीं के सहारे हम जीते हैं। बहुत बार हम दूसरे की कल्पना में कुछ कुछ अपनी कल्पनाएं डालते हुए जीते हैं, लेकिन कहानीकार इन वाहिमों की खुशबू भरी सी कैफियत को बरकरार रखता है। अभी ऐसा तो नहीं है कि बक्से में कुछ नहीं है, उसमें फिर तेल, कंघी, शीशे, कपड़े भी तो हैं। और क्या ये प्रेम के लिए नहीं हो सकते? हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। प्रयाग जी इसी तरह अंदेशे और हकीकत के दरमियान एक रब्त रूहानी बनाते हैं। वो हमें रब्त रूहानी कायम करना भी सिखाते हैं, कुछ अनरिलेटेड थिंग्स में कुछ एक कोरिलेशन। और जिंदगी में इस तरीके का कोरिलेशन होता है, और वही बहुत खूबसूरत है, कोरिलेशन और कोइंसिडेंस। परिंदे झील पर एक रब्त रूहानी में आए हैं, परिंदे झील पर एक रब्त रूहानी में आए हैं, किसी बिछड़े हुए मौसम की हैरानी में आए हैं। इसी तरीके से उनकी कहानी दांत कहानी में, दांत से अलग हुआ दांत, जैसे किसी अंधेरी गुफा से पत्थर हटे, और जब हम दांत के झिलमिल के पीछे के अंधकार में प्रवेश करते हैं, वहां खाना ही जमा हुआ नहीं है, वहां कितने अवशिष्ट हैं। दूध के दांत, सिगरेट पीने के उल्लाहने, ओपले मुंह वाले बाबा, केविटी कथा, और जाने कितने सारे संस्मरण। दांत के हटने से कितना उजागर है ये नंगा खोखल, हमारे अहम, हमारे झूठ, हमारा दिखावा, हमारे भय, असुरक्षा। दांत का हिलना जैसे झूठ के साम्राज्य का हिल जाना है, लेकिन दांत का गिरना धीरे धीरे एक सम्यक दर्शन की ओर ले जा रहा है। दांत के बिना ही तो प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया का भी तो दांत नहीं होता। दांत को गंवाना लोरी जैसे हिलते पेड़ के नीचे एक सन्यासी सी नींद का भी तो सबब है। फिर दांत को खोना जड़ में जाना है। प्रयाग जी की कविताएं, उनकी कविताओं, उनके पोएटिक पर्सोना को एक वाक्य में कहना चाहूं तो बस वो ये है कि एक अधिक छाया, एक अधिक किरण उस नामहीन सौंदर्य गरिमा को आधा कर दी होती। One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace. उनके पकड़ने का ढंग ही जैसे एक मोहक सी सकुचाहट, एक अशरीरी आनंद को बहने देना। पहाड़ी एक से पहाड़ी पांच कविताओं में कितनी कोमल सुमधुर, कितनी कोमल और सुमधुर अनुभूतियों को पहाड़ी के पत्थर जिस्म में वो खींच कर ले आते हैं। लेटे लेटे दुलराना, अपनी वनस्पतियों को गिनना, कम होने पर उलाहना देना, पीड़ा में कराहना। वे शब्द को भर सकते हैं तो वो खाली भी कर सकते हैं। उनका शब्द अपना बौर गिरा भी सकता है तो टूट झड़ी भी लगाता है। तो वे शब्द की हथेली भी पढ़ सकते हैं तो उसकी माथे पर झिलमिल रेखाएं भी। कठफोड़वा तो क्या जाने किसी पूर्व जन्म में खुद ही रहा हो लक्कड़हारा। झूला कविता देखिए कितनी खूबसूरत कविता है। झूला कविता में वे दिखाते हैं कि कैसे शब्द, शब्द का ध्वन्यर्थ, उसकी त्वरा, उसमें कभी पूरी कभी आधी झलकती छवियां इस तरह उसकी जान में एक जान, एक लय हो जाती हैं कि गतियां, प्रवाह, अतिरेक, प्रतीतियां सब मिलकर इस कदर झूला हो गए हैं, इस कदर झूला हो जाते हैं कि फिर डोरियां दृश्य हो जाती हैं। सब कुछ झूला है।
वे शब्द में संचरण, आवर्तन और आलोड़न घटित होता दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शब्द है, शब्द में उसको घटित होता दिखा देते हैं। जैसे गुड़ी मुड़ी नींद, वहां पर हमें सलवटें दिखती हैं। छप गुड़ुप में संचरण भी है, लहरों का आलोड़न भी है और वहां आवर्तन भी है। तीनों चीजें हैं वहां। प्रयाग जी शहर सुखन के आसमान पर समाते बेलफ्ज का बस आधा चांद खींचते हैं। यही उनका आधा चांद जो बहुत कमाल का। उनकी कविता भी तो है अर्धचंद्र वाली। प्रयाग जी शहर सुखन के आसमान पर समाते बेलफ्ज का बस आधा चांद खींचते हैं, जहां तारे, फूल, घास, पत्थर, पानी, शाके सिद्रा से उतरती रोशनी हो जाते हैं। शाके सिद्रा मुसलमानों के अफीफा के मुताबिक सातवें आसमान पर का वह पेड़ जिसके आगे कोई नहीं जा सकता। तो वह शब्द को लामहदूद भी बनाते हैं। मैं अपने हुजराए जहां से निकलना चाहता हूँ, मैं अपने हुजराए जहां से निकलना चाहता हूँ कि मेरा रक्स, मेरे 400 जरूरी है। वह उगा, वह उठा, पानी के भीतर से, धरती के भीतर से, गोल सूर्य अनुनाद धीरे 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 ऊपर को और अधिक उग आया हुलूद भनी। प्रयाग जी की आंखों से मैंने देखा चंद्रभागा का सूर्य, और यह सूर्य कहीं तुमसे भी जुड़ा हुआ है अर्पण। इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। इसी के बीच में जरूर कह दूं जो मैं हमेशा कहती हूँ, जियो अर्पण जियो। प्रयाग जी की आंखों से मैंने देखा चंद्रभागा का सूर्य, तो उनकी दीठ के ऊंट पर चढ़ गए और दीठ के ऊंट पर चढ़कर देखा सम का रेत में धंसता सूर्य। वह रेत, सूरज, पानी, आकाश सबको एक कर देते हैं। उठने, उगने और धंसने, ये को जाना, नीचे को धंसना, ही मानो उनका विस्तार और गहराई है। उनकी कहा कुछ भिखारियों ने कविता में बत्ती के लाल से हरी होने में भीख नहीं मांगी थी, कुछ और कहा था। और कुछ में मानो वही जो सुन नहीं पड़ा का आवर्तन होता है, नहीं सुन पड़े का रोटेशन, थ्रो बैक रिदम बत्तियों के रंगों में अधिक इंटेंस, अधिक करुण कर जाता है कि किसी को सुनने के लिए रुकना, तैयार होना, न सुन पाके भी आगे बढ़ जाने की व्यवस्था, क्योंकि बत्ती हरी हो गई है, क्योंकि बत्ती हरी हो गई है। ये बत्तियां जैसे चौराहे के एक ऐसे प्रतिच्छेद या कटाव बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पर हैं, जहां दो विभिन्न वर्गों के बीच आत्मीयता की शुरुआत से पहले ही सिग्नल हरा हो चुका है। संक्षेप में यही कह सकती हूँ कि ख्वाब इतना था कि दीवार पकड़कर निकला, उससे मिलने के लिए सूरत साया गया मैं। कितनी ही सुंदरताओं के ओझल होने के पहले उनसे मिलने, उन्हें दबोचने नहीं, उनसे मिलने प्रयाग जी बिना आहट साई के पैर लिए जाते हैं, जैसे साई के पैर लिए जाते हैं जैसे। हाँ, कोई आवाज नहीं रहती, वो चुपके से जाता है। ताहतों के वर्क पलटते हैं। प्रयाग जी ने सिखाया मुझे कैसे किसी एक लम्हे संगीत में खोए हुए अपनी आत्मा को किसी रंग प्रार्थना को सौंपा जा सकता है। कैसे कोई चित्र देखते हुए सितार की स्वर लहरियां रूह पर एक उजला सवेरा खींच सकती हैं। अपने को खोलकर बड़ा कर देना होता है। ये बड़ी बात है जो प्रयाग जी में बताते हैं कि अपने को इतना फैला दो और रिसीविंग एंड पर जाकर कि ग्रहण करना है, ग्रहण करने की सारी सीमाओं को इतना बड़ा बना देना है, अपने से परे चले जाना है। एक दुनिया में जी, बाल कीर्ति जी, संभवतः हाँ कुछ, हाँ, आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू करें। हाँ जी, अब मैं जुड़ गई हूँ वापस। वो कॉल आ गया था क्योंकि मैं साइबर कैफे में हूँ, जहाँ पे किसी के जी, फोन से जो है मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक दुनिया में अपने अंदर हूँ, एक इतना मैं मतलब प्रयाग से मैं खो जाती हूँ कि फिर वहां से ना
लौट के आना, मतलब यहाँ पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सुख मुझे आज मिल रहा है उसको मैं किसी को नहीं बयान कर सकती। एक दुनिया में अपने अंदर हूँ, इस कफस की फिजा से बाहर। मुझे याद है किस तरह स्मिता नागदेव के सितार ने समा बांध दिया था जब सच्चिदा नागदेव के चित्रों की प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुई थी, जिसमें प्रयाग जी ने मुझे बुलाया था। वे अक्सर काव्य पाठ को किसी कला दीर्घा में रखवाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है, ताकि कविता की शब्द लहरियां रंगों का स्पर्श कर कर करके लौटती रहें। ताकि कविता की शब्द लहरियां रंगों का स्पर्श कर करके लौटती रहें। बकौल शमशेर, वह जो तुम्हारे हृदय में बज रहा है, मैं उस साज में एक चांद देखता हूँ, उसको पकड़ना चाहता रहा हूँ। मेरी अपनी इस चाह के अलावा मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यादनामा के दिन तो कभी ना भूलेंगे। विनोद भारद्वाज सर और प्रयाग शुक्ल सर को ख्वाब और ख्वाब की असंभव ताबीर की तरह मैं देखती और समझती हूँ। पूनम दीदी की कविताओं को प्रयाग जी ने एक बार क्या कहा, पूनम का काम देखिए, बस उस बात पर मैं फिदा हूँ। कविता और कहानियां नहीं, उन्होंने बोला उपन्यास नहीं, ऐसे नहीं बोला, उन्होंने बोला पूनम का काम देखिए। पूनम पूनम पूनम, पूनम तो मेरा प्यार है। और उनकी प्रयाग सर की इसी बात पर, इस बात के हर शब्द पर मौलश्री रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयाग जी के मुताबिक मैं अपने वक्तव्य के अब अंतिम बिंदु पर पहुंच गई हूँ कि वो कहते क्या है, करना क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयाग जी के मुताबिक सारे सौंदर्य को एक खूबसूरत टकराव के लिए भावबोध के केंद्र में ले आना होता है। फिर सारी ज्ञानेंद्रियों को उसके गिर्द विंड चाइम की ट्यूब्स की तरह खींचकर ढीला, एकाग्र और केंद्र से निलंबित छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो फिर अपने को ढीला। फिर सौंदर्य अनुभूति के मंद चकोरों में लीन उन्हें अपने से हवा की तरह बहने देना होता है। सौंदर्य के मरकज से समूची हस्ती का यह टकराव जो इर्तियाश पैदा करे, उसे पूरी हस्ती में देर तक कांपते रहने देना और अनंत काल तक यात्रा करने देना चाहिए। तब सौंदर्य की तरंगे मन, प्राण, आत्मा और सारे अस्तित्व पर गह गहा कर छाते हुए उसे झंकार देती। खूब बारिश, एक कुर्सी भीगती है बरामदे में, एक खाली पड़ी कुर्सी। हवा तेज है इतनी कि बूंदों को साथ लेकर उड़ते हुए पानी की हिलती चादरों में बदल गई है। बारिश हो रही है, खूब बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश। शुक्रिया अर्पण। बाल कीर्ति जी, एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और पूनम जिस दीदी तरह से पाल कीर्ति है। आई लव यू पूनम दीदी। और जिस मन से आपने प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों पर, कविताओं पर खास तौर से चर्चा की, वह अपने आप में उल्लेखनीय है। और मित्रों, ये वही बाल कीर्ति हैं जो जनसुलभ पुस्तकालय के लगभग सभी कार्यक्रम देखती हैं, जो बिल्कुल यह मानती हैं कि वे जनसुलभ पुस्तकालय के बगैर रह नहीं सकती। नहीं, और मैं नहीं आपने जी सकती। आई लव और जनसुलभ, आपने सबको देखना जी, चाहिए। शुक्रिया। और आपने स्वयं देखा कि किस तरह से एक अध्येता के रूप में इन्होंने प्रयाग शुक्ल जी की रचनाओं पर इतनी अच्छी बातचीत की, काव्यात्मक ढंग से अपने आलेख को तैयार किया। और मैं यह भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रयाग शुक्ल जी की यह उनके व्यक्तित्व का भी कुछ एक प्रभाव है कि उनसे अलग अलग पीढ़ियों के लोग जुड़ते चले जाते हैं, विभिन्न अनुशासनों के लोग। क्योंकि साहित्य में या कला में उस तरह के सोपान नहीं होते, सीनियर और जूनियर का वहां खेमा रखना ही गलत है। क्योंकि बहुत जिसे खूबसूरत बात साहित्य कही। और कला पसंद है,
जियो वह अर्पण जियो। शुक्रिया। तो यह तुम बाल मंत्रमुग्ध कीर्ति करते का हो। एक, जी हाँ बोले आप जी। तुम मंत्र मुग्ध करते हो, बीच बीच में तो भाई तुम ऐसी बात कह जाते हो कि बस मैं उसको सारा सारा दिन भी सोचती रहती हूँ। और वो तुम पहले से कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, और बीच बीच में कोई एक ऐसा सूत्र मुझे दे जाते हो, वो मेरे से बहुत काम का होता जी शुक्रिया। मित्रों, इनका अपना एक चुलबुला अंदाज भी है, लेकिन वह अंदाज व्यक्तित्व का एक पक्ष है। हम सभी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हैं। है। थैंक यू। और आपने देखा कि इनका आलेख किस तरह से कवितामय आलेख कहा जा सकता है। और रचनाओं को पढ़ते हुए यूं रचनाओं के पार जाना, उसे अपने भीतर उतार लेना, यह आसान नहीं है। बाल कीर्ति कई लेखकों के साथ, उनकी रचनाओं के साथ हमेशा बनी रहती हैं, उनको जी रही हर रोज होती हैं। पढ़ती हूँ। थैंक यू, देखिए, थैंक यू चंपा दीदी। मैं चंपा दीदी आप, तुम्हारी नूरी। हाँ, और लोगों के साथ एक सहज संबंध विकसित करती हैं। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं पढ़कर जी की कविताओं को गहराई में जाकर खोला। अंत में विंडचाइम वाली उपमा बहुत ही मौजूद। थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। कविता में आलेख, बिल्कुल सही कहा अर्पण जी। शुक्रिया थैंक शंपा यू जी। चंपा दीदी। पूनम जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। वो लिख रही हैं आपके लिए, तुम सजग और बहुत संवेदनशील पाठक हो। थैंक और यू दीदी। कौन लेखक नहीं चाहेगा कि उसे ऐसे पाठक मिले जो खुले मन से रचनाओं पर बात करे। हालांकि साहित्य की अंदरूनी राजनीति को भी बाल कीर्ति भले रूप से समझती हैं, मगर इन सब के बावजूद वह कहीं ना कहीं इनसे उन्मुक्त होकर अपनी एक खास उदारता के साथ, अपने सहज स्वभाव के साथ अपना जीवन उदास जीती तुम सब हो जो मुझे इतना है। प्यार करते हो। और अर्पण तुम्हारी नहीं, मेहनत, बाय गॉड, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा फोन, फिर आज वही, मेरे पास एंड्रॉइड फोन था लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था, कुछ उसमें हो नहीं पा रहा था। तुम अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहे हो। और मुझे मतलब तुमने जो कॉन्फिडेंस दिया, और ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, बढ़ चढ़ के तुम्हारा मान करूंगी सदा सदा। जी शुक्रिया। नहीं, हम सभी समान रूप से साहित्य को समर्पित लोग हैं। अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है और करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा बाल कीर्ति जी, आप यहाँ आई और अपनी बात रखी और आपने पूरी तैयारी के साथ इस पूरे आलेख को हमारे साथ साझा किया। आसान नहीं था, मैं जान रहा हूं, तकनीकी समस्याएं भी थी, आपको कैफे में भी आना पड़ा, ये मगर कम कम समझ आता है, मुख्य बात यह है यही मुझे। सौंदर्य है। देखिए, एक और प्रतिक्रिया पूनम जी की। सोनू दीदी पूनम अरोड़ा। वो लिख रही हैं, बाल कीर्ति अपने को लगातार ग्रो कर रही है, चंचलता थैंक यू। उसका स्वभाव है और यह मुझे प्रिय है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और मित्रों, आज जो हमने कार्यक्रम के लिए जो कार्ड बनाया, उसमें बाल कीर्ति हैं, पूनम जी हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, और यह एक साझा उपक्रम है कि हम लोग अलग अलग बहाने से किसी लेखक पर, किसी कलाकार पर बात करते हैं, उसके हाँ, विभिन्न उसके पक्षों हेमराज को। दीदी हैं, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ। बहुत सुंदर हाँ, पेंटिंग बनाते हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। और बहुत सारी चित्रकला के बहुत रहस्यों को मुझ पर गहराई में जाकर, जैसे सूजा पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया था। तो सब लोग अपने हैं, बहुत प्यार करते हैं। रियली मैं उस लायक भी नहीं हूँ, नहीं, लेकिन करते हैं। आप ऐसे ही जो है अपने इस स्वभाव स्वभाव को बना, हाँ। साहित्य को और पूरे हमारे समाज को आप जैसे अध्येताओं की, रचनाकारों की आवश्यकता है। और मित्रों, अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पूर्व एक कविता प्रयाग शुक्ल जी की यहाँ पर रखता हूं,
जिसकी चर्चा बिल्कुल जियो बालकीर्ति अर्पण जी ने भी जियो। की, जिसकी चर्चा बालकीर्ति जी ने भी की, उसी को पढ़ता हूं। कहा कुछ भिखारी ने। बहुत अच्छी हाँ, बातचीत आपने की कि जहां थैंक लाल यू। बत्ती पर अर्पण तुमने मुझे पास कर दिया ना तो बस। पूनम जी की एक और प्रतिक्रिया, अर्पण जी बालकीर्ति को आज जनसुलभ पुस्तकालय पर लाए, यह बहुत अच्छा किया आपने। हमें एक दूसरे के बिल्कुल। साथ रहना ही चाहिए, बिल्कुल। वाह। और पूनम जी, अभी मैं तो पूनम यह भी जी। कहूंगा कि यह पहले से ही यहाँ जुड़ी हुई है। एक इनकी प्रतिक्रिया भी आई थी एकाग्र को लेकर, उसे भी हमने यहाँ लगाया। और हाँ। इससे बड़ा जुड़ाव क्या हो सकता है हम्म। कि कोई यह कहे कि जनसुलभ पुस्तकालय चाय की जो शाम की चाय लेकर अपरिहार्यता है बैठ उसकी जाती हूँ। वह कितनी खास है। चाय तो हमेशा चलिए। मेरे दिन सबके साथ ही होती है। जब मैं आती हूँ देर में, 7-8 बजे का कार्यक्रम होता है, फिर मेरी बहन बनाकर देती है बड़े प्यार से। वही आज मुझे साइबर कैफे तक लेकर आई है। उसका योगदान अप्रतिम बहुमूल्य है, क्योंकि मुझे साइबर कैफे का 3 साइबर कैफे पे हम गए, वहां बात नहीं बनी, ये जानती थी। तो आज सारा मैं क्रेडिट उसको, मेरी बहन सुप्रिया को भी, वो मेरे साथ भी है, मैं बिल्कुल। उसको बुलाती जी जी। हूँ तो वो मेरे और साथ। बिल्कुल बुलाइए उन्हें, और हम सभी लोग, और थोड़ा सा यूज हो मैं जाए। और हमारे तमाम लेखकगण, कलाकार मित्रगण, सभी लोग हाँ। अभी बालकीर्ति तू जी कैसे आपको है? और आपकी बहन को, सभी को ये मुझे लेकर धन्यवाद आई देते मेरी हैं। बहन। जी। तो एक ये और सोनू जी आपका की है। हार्दिक आभार आप दोनों का व्यक्त करते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों के बीच सुबह सुबह घर के कई और काम भी होते हैं, आप लोगों ने समय निकाला और तकनीकी बाधा को इस कार्यक्रम के आड़े नहीं आने दिया, और अलग अलग कैफे में जाकर अंततः इस कार्यक्रम को संपन्न किया। बहुत बहुत आभार। और और शंपा प्रियांक जी का की एक और। जिनका ये फोन है, इसकी भी बलैया ले रही हूँ मैं तो। क्योंकि ये फोन था तो मैं कर पाई। करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, मुझके संसाधनों की बहुत शॉर्टेज रहती है, हो भी जाए तो मुझे करने नहीं आते। जी, कोई बात नहीं, ये समस्याएं आती रहेंगी और आप आगे इन समस्याओं से बढ़ती रहेंगी। एक और प्रतिक्रिया शंपा जी की, सचमुच यह वक्तव्य बहुत तैयारी के साथ दिया गया, प्रयाग जी की कविताओं और कहानियों के विस्तृत फलक को समेटते हुए। देखिए, वरिष्ठ लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और यह स्लॉट तो नहीं, शंपा दीदी इसकी का आप ये हकदार हैं। मतलब उनको मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी, कहीं मिल जाए और लाइब्रेरी का समय बंद भी हो रहा हो तो मैं सर को बोलती हूँ मैं शंपा दीदी को पढ़ लूँ, मुझे 5 मिनट 10 मिनट प्लीज मुझे पढ़ने दो उन्हें। अभी उनका मैं कुछ कुएं पर उनका एक आलेख है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहीं उसमें कुएं की कोई बातचीत है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ मैंने पढ़ा उसको। तो वो एक ऑडिटोरियम के अंदर को बिल्कुल कुएं के अंदर जाने से कंपेयर करती हैं। तो शंपा का जादू तो ऐसा है कि बस कुछ कुछ उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। शंपा तो शंपा ही है। जी, रमेश चंद्र शाह जी का एकाग्र हो, मुकुंद लाठ जी का एकाग्र हो, अशोक हाँ। वाजपेयी जी पर एकाग्र हो, इन सभी अशोक के सर साथ पर जरूर कराओ। जरूर। इन सभी के साथ बालकीर्ति जी जुड़ी रही। और मित्रों, अब हम हाँ, लोग मैं कार्यक्रम को अशोक सर को समाप्त बहुत करते हैं। मानती हूँ अर्पण। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी हूँ, जो भी करती हूँ, या कहीं मैं मतलब जितना भी मैं, जितना साहित्य कला और सभी साहित्य कला और संस्कृति के मूल्यों पर जो समर्पण है, जो अंदर से आता है, वो अशोक सर की ही बदौलत। वो मुझमें सारी, वो जो कहते हैं ना हर क्षण में, बस वो ही करना करती हूँ, करना चाहती हूँ और अधिक निष्ठा से उसे करना चाहती हूँ। अशोक सर को मैं बहुत बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ। जी। और मुझे वह प्रसंग याद आ रहा है कि वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ ने आपकी एक रचना से प्रभावित होकर अशोक जी को कहा कि इन्हें बाल कीर्ति को युवा में हाँ। बुलाएं, और फिर आप हाँ। उसको भी हाँ, साझा युवा करें जोधा हमसे। की वह बुला था। इस बात को भी हमसे साझा करें, वो क्या बात थी जब आप बस। युवा से जुड़ती हैं। राजी सेठ जी का जो प्रकरण है। हाँ, वो मैडम ने कहानी पढ़ी थी मेरी अलाव पत्रिका में, तो पाप न कर बंध्या। और उसके बाद जो है वो युवा 2016 के लिए उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था, वहां मुझे बुलाया गया था। और वहां पर मैंने सत्यम शिवम सुंदरम पहली कविता, बहुत बच्ची सी मैं, पागल सी लगती थी बिल्कुल, और मैंने वो कविता वहां पर मैंने सुनाई थी। जिसके बाद मुझे दो बहुमूल्य जो लोग हैं वो मिले। एक तो विष्णु खरे सर मुझे मिले, जो कि अब जीवित नहीं है, और एक मुझे प्रयाग शुक्ल सर मिले थे।
उस कविता के वाचन के बाद से वो मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे, बहुत प्यार करते थे, और जगह जगह उस कविता का भी जिक्र करते थे और मेरा भी जिक्र करते थे, वो अपने साथ साथ रखते थे। तो वो युवा का वो चांस मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे दो महत्वपूर्ण लोग मिले। फिर प्रयास का तो ये है अर्पण कि जितनी भी किताबें हैं, मुझे वो अपनी किताबें भी देते हैं, दूसरी किताबें भी देते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी है। इसके अलावा मेरा बेस बनाने में जो लोग हैं वो विनोद भारद्वाज सर, प्रयाग शुक्ल और अशोक वाजपेयी, त्रिमूर्ति जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, और इनकी कोई चीज नहीं छोड़ती, सब कुछ पढ़ती हूँ। इनके कहे हुए कि एक एक वाक्य को यथासंभव अपने में उतारकर फॉलो करने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। थोड़ी मेरी चंचलता भी मेरे आड़े आती है जैसे कि सब पहचान ही रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, अगर इनको पूरी निष्ठा से इनको फॉलो किया जाए और जो ये कहते हैं किया जाए, तो बुकर प्राइज क्या, कोई भी सम्मान जो है, और सबसे बड़ा सम्मान तो हम किसके दिल में अपनी जगह बनाते हैं, वो ये लोग संभव कर सकते हैं। इनको पढ़ना, इनको मानना, और जो ये कहते हैं उन उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना। जी। और विनोद भारद्वाज जी की चर्चा हुई तो मित्रों, हाँ उनकी पुस्तक यादनामा दो, हाँ, यादनामा दो, इसमें आप देखते हैं कि एक अध्याय बाल कीर्ति जी पर भी है। हाँ और सर ने जब, लिखा। हाँ, और जब विष्णु खरे जी का देहांत होता है तब कैसे कुछ असुविधाओं का सामना करते हुए भी बाल कीर्ति वहां निगम बोध घाट पर पहुंचती हैं। और इसके बारे में विनोद जी लिखते हैं, उसे निगम बोध घाट के इलेक्ट्रिक दाह संस्कार स्थल पर विष्णु खरे की इस दुनिया से दुखद विदाई में शामिल देखा। दिल्ली की बसों में सफर करने वालों के लिए निगम बोध घाट पर पहुंचना आसान नहीं है। बुजुर्ग लेखकों के दाह संस्कार में आप शायद ही किसी युवा लेखिका को शामिल पाएंगे। तो ऐसी कई, अ, मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्तित्व की अपनी खूबियां होती हैं और उसके अपने कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो उस व्यक्ति को खास बनाते हैं। रचनाकार और जो हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, उन दोनों से हम सभी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आते हैं। उन दोनों के साथ लोग हमें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और मित्रों, चलते चलते प्रयाग शुक्ल जी की यह कविता, जिसका उल्लेख और बड़े सुंदर और प्रभावी ढंग से उल्लेख बाल कीर्ति ने किया, मैं उस कविता को पढ़ता हूं। प्रयाग जी की कविता है, कहा कुछ भिखारी ने, कहा कुछ भिखारी ने, लाल से होने को थी बत्ती हरी, लाल से होने को थी बत्ती हरी, कहा कुछ भिखारी ने, शब्द सुन नहीं पड़े, शब्द हम्म। सुन नहीं पड़े, लेकिन यह साफ लगा भीख नहीं मांगी थी, और कुछ कहा था, और कुछ कहा था। चौंक कर सोचा दिन भर भीख ही तो नहीं मांगती भिखारी ने, चौंक कर सोचा दिन भर भीख ही तो नहीं मांगती भिखारी ने, कहती तो कहती तो होंगी कुछ और भी, कहती तो होंगी कुछ और भी, वही सुन नहीं पड़ा, वही सुन नहीं सका। तो एक बेहद मार्मिक कविता, बहुत मनुष्यता। खूबसूरत बात। जी, हाँ, मैं शुक्रिया। सोच रही कब बैठ के करूंगी तो मैं भूल गई कि मैं तो खुद लाई हूँ। तो मैंने नहीं, कहा बहुत खूबसूरत पाठ। आप स्वयं काफी अच्छा बोलती हैं और अच्छा वक्तव्य देती हैं। और देखिए, चलते चलते प्रयाग शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। हाँ, जी, स्वागत। नमस्ते और सर से। बहुत सारी बातें हुई प्रयाग जी आपको लेकर, आपकी रचनाओं को लेकर, आपकी कहानियों और कविताओं पर एक हमने बड़ा दोबारा जी। सुंदर आलेख और एक महत्वपूर्ण आलेख आपने तैयार किया बाल कीर्ति जी। तो मित्रों, इसी के थैंक यू साथ अर्पण। यह कड़ी समाप्त करते हैं और अपराह्न 4 बजे हम
सुनीरा कासलीवाल जी को सुनते हैं, वे हाँ, मेरी बहुत प्रयाग फेवरेट। सूत जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर अपनी बात रखेंगी ओ, और उनके संपादक पक्ष पर भी कुछ कहेंगी। मिलते हैं पुनः 4 बजे अपराह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू नमस्कार। अर्पण, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जनसुलभ।